मेरा नाम गरिमा है। मैं रो रही थी और मेरे ससुर का कहना था कि तुम जैसी गरीब लड़की को इस घर में अपने बेटे की बहू बनाकर मैं ऐसे ही नहीं लेकर आया हूँ। मैं यहाँ तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करना चाहता हूँ और तुमने रोना डाला हुआ है। तुम चाहो तो अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करवा सकती हो। मैं जानता हूँ कि तुम जैसी गरीब लड़की ने कभी अपनी ज़िंदगी में इतना आलीशान बंगला भी नहीं देखा होगा। अगर तुम बंगले में अपने मुताबिक रहना चाहती हो तो तुम्हें मेरा कहना मानना होगा, वरना मैं तुम पर कोई गलत इल्ज़ाम लगाकर अपने बेटे की ज़िंदगी से तुम्हें इतनी बुरी तरह से निकाल दूंगा कि तुम ना तो मेरे बेटे की रहोगी और ना ही किसी और की हो सकोगी। यहाँ तक कि तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहोगी। मेरे ससुर जी जो कुछ भी कह रहे थे उसे सुनकर मैं बुरी तरह से रो रही थी, क्योंकि मेरे साथ जो हो चुका था वो बहुत ही गलत था। मेरे ससुर मेरे सामने बड़े घमंड के साथ खड़े हुए थे। मैं जिस इंसान को अपने पिता समान समझती थी वो इंसान इतना गिरा हुआ हो सकता है, मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। वो इंसान जिसने मुझसे कहा था कि बेटी, मैं तुमको अपनी बहू बनाकर नहीं बल्कि बेटी बनाकर अपने घर ले जा रहा हूँ, लेकिन माँ आज मैं भी तुम्हारे साथ नौकरी करने चलूँगी। माँ ने कहा बेटा, नहीं बेटा, मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकती। मेरी बात को समझने की कोशिश कर। मैंने गुस्से से माँ से कहा कि आप तो रोज़ रोज़ उस बड़े वाले घर में काम करने के लिए चली जाती हो। वहाँ पर आपको कितना अच्छा खाना खाने को मिलता है, यहाँ तक कि सारे दिन आपको गर्मी भी बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती और मुझे यहाँ घर में रहकर सारा दिन पसीना आता रहता है। माँ ने कहा कि बेटा, तू तो बच्चों की तरह जिद कर रही है। देख, तू जवान हो गई है, मैं तेरे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर तेरी शादी कर दूंगी, मगर तुझे कभी भी अपने साथ बंगले में नौकरी करने के लिए लेकर नहीं जाऊंगी। मैंने कहा माँ, आखिर क्यों और कब तक हम इस गरीबी को बर्दाश्त करते रहेंगे? माँ, आखिर कब तक ऐसा चलेगा? आप तो वहाँ पर पेट भर के खाना खाकर आती हो, यहाँ हमें रूखा सूखा खाना पड़ता है। खुद तो सुबह उठकर चली जाती हो और वहाँ जाकर नाश्ता भी कर लेती हो और मेरा आपको कोई ख्याल ही नहीं आता। मैंने गुस्से में घर के बर्तनों को पटक दिया। मैं हर रोज़ ये रूखा सूखा खाना खाकर तंग आ गई हूँ। आपको तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है। खुद बंगले में जाकर सुकून से रहती हो और मुझे यहाँ इस हाल में छोड़ देती हो। मेरी माँ ने मेरी कही हुई बातों पर सर झुका लिया था, जैसे उनके पास मेरे किसी भी सवाल का जवाब ही नहीं हो। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम तो जानती हो कि मुझे भी नौकरी करने का कोई शौक़ नहीं है, मगर मजबूरी की वजह से नौकरी करती हूँ। जब से तुम्हारे पिता की मौत हुई है तब से हमारे घर के हालात बहुत ख़राब हो गए। ऊपर से तुम्हारा भाई भी न जाने कहाँ चला गया है। दरअसल मेरा एक छोटा भाई था जो मुझसे सिर्फ 3 साल छोटा था। उसका नाम था अभय। माँ को लगता था कि अभय हमारा सहारा बनेगा। माँ ने अभय को अच्छी शिक्षा दिलवाने की हर तरह से कोशिश की, मगर उसका ध्यान पढ़ाई पर था ही नहीं। उसने तो मोहल्ले के जवान और बिगड़े हुए लड़कों को अपना दोस्त बना लिया था, जो ना तो खुद कोई काम करते थे और ना ही उसे कुछ करने दिया करते थे। माँ चाहती थी कि वो कहीं पर नौकरी करने लग जाए, लेकिन उसे अपनी माँ की मजबूरी और घर के हालात दिखाई ही नहीं देते थे। हम लोग उससे बहुत मना करते थे कि वो मोहल्ले के बिगड़े हुए लड़कों का साथ छोड़ दे, मगर वो किसी की बात मानता ही नहीं था। यहाँ तक कि उसे ये भी दिखाई नहीं देता था कि घर में उसकी जवान बहन है, एक दिन उसकी शादी भी करनी है। बूढ़ी माँ है जो दूसरों के घरों में काम कर करके हमारे लिए 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त करती है, मगर वो तो दिन ब दिन बिगड़ता चला जा रहा था। यहाँ तक कि अगर हम उसे कुछ कहते तो वो हमसे भी बदतमीज़ी पर उतर आता था। अपनी मर्जी से घर के अंदर दाखिल होता और अपनी मर्जी से ही घर के बाहर जाता था। उसका जो मन करता वो करने लगा था और हमने देखा था कि उसके पास पैसे भी रहते थे। माँ ने उसके पास पैसे देखकर कई बार उससे कहा था कि ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए, और अगर आए हैं तो तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं? तुमने ये पैसे मुझे क्यों नहीं दिए? तुम जानते हो कि मैं बीमार हो गई हूँ और ऐसी हालत में भी लोगों के घरों में काम करती हूँ। तुम्हें मेरी और अपनी बहन की कोई परवाह नहीं है। इस बात पर वो माँ के साथ बदतमीज़ी करने पर उतर आता था। अभय ने हमें बहुत परेशान कर दिया था। उसकी वजह से हमें लोगों से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था, क्योंकि लोग मेरी माँ को कैरेक्टरलेस कहते थे कि घर में जवान बेटा है, उसको बिगाड़ दिया और ख़ुद बन संवर कर नौकरी करने के लिए जाती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं चाहती थी कि मैं भी बंगले में जाकर माँ के साथ नौकरी किया करूँ, क्योंकि मैं सारा दिन घर में अकेली होती थी और यहाँ सारा दिन गर्मी में सड़ती रहती थी। मुझे पता था कि मेरी माँ बहुत बड़े बंगले में नौकरी करती है।
मेरा भी मन करता था कि मैं वहाँ जाऊँ, भले ही वहाँ जाकर मैं अपनी माँ के साथ काम करवा लूँगी, लेकिन अपने घर में भूखे प्यासे रहने से तो बेहतर है। और बंगले में कुछ ना कुछ खाने को भी मिलता रहेगा, क्योंकि मेरी माँ जिस बंगले में नौकरी करती थी वहाँ पर उनका ध्यान रखने वाली कोई औरत नहीं थी और ज़्यादातर बंगले के मालिक घर से बाहर रहते थे। वो एक उम्रदार बिजनेसमैन आदमी थे। उनका एक जवान बेटा था, लेकिन वो ज़्यादातर बीमार रहता था। उसको कोई बड़ी बीमारी थी जिसकी वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी, इसलिए वो ज़्यादातर अपने कमरे में होता था और उसकी देखभाल के लिए मालिक ने घर में ढेर सारे नौकर रखे हुए थे। मालिक के गैर मौजूदगी में सारे नौकर अपनी मर्जी के मुताबिक काम किया करते थे। मेरी माँ मालिक की बहुत तारीफ़ किया करती थी और कहती थी कि मालिक एक बहुत अच्छा इंसान है, उनके घर में हम बेफिक्री से काम करते रहते हैं। कभी भी मालिक ने हमारे काम में रुकावट पैदा नहीं की और हमारा किया हुआ काम मालिक को पसंद भी आता है। और तो और मालिक नौकरों की इतनी ज़्यादा इज्जत किया करता था कि उसने अपने सारे ही नौकरों से कह दिया था, तुम लोगों को घर में कुछ भी खाने पीने की ज़रूरत हुआ करे तो तुम किचन से निकाल कर खा लिया करो। मालिक के यहाँ नौकरी करने से मेरी माँ को पैसे भी महीने की पहली तारीख पर मिल जाते थे, मगर मैं चाहती थी कि मैं भी अपनी माँ के साथ जाकर बंगले में काम करूँ। कभी मालिक तो वहाँ होते ही नहीं है और उनका बेटा कमरे से बाहर ही नहीं निकलता, तो मेरी माँ को चाहिए कि वो मुझे अपने साथ वहाँ पर ले जाए ताकि मैं गर्मी से भी बची रहूँ। उनका काम में हाथ भी बटा दूँ और मुझे पेट भर के खाना भी मिल जाया करे। लेकिन माँ ने तो रट लगाई हुई थी कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जाऊँगी। माँ को इस बात से डर था कि जिस तरह से लोग मेरी माँ पर गलत इल्ज़ाम लगाया करते थे, उनकी मजबूरी किसी को दिखाई नहीं देती थी, इसी तरह से लोग उनकी जवान बेटी पर भी इल्ज़ाम लगाया करेंगे। मेरी माँ अपने ऊपर लगे एक एक इल्ज़ाम को खामोशी से बर्दाश्त कर लिया करती थी, क्योंकि वो जानती थी कि जिस औरत का पति नहीं होता और वो अपने घर को अकेले ही संभाल रही होती है, उस औरत को दुनिया बुरा भला तो कहती ही है, साथ ही साथ उसके कामों में रुकावट भी पैदा करती है। मेरी माँ जानती थी कि उनकी बेटी बहुत भोली है, सीधी सादी है, इसलिए वो कभी भी अपनी बेटी को लोगों की बातों का निशाना नहीं बनने दे सकती थी कि जिस तरह लोग मेरी माँ को कहते थे कि जवान बेटा होते हुए नौकरी करने के लिए जा रही है, वही लोग मेरी नौकरी करने पर कहेंगे कि खुद तो जाती ही है, जवान बेटी को भी अपने साथ नौकरी पर लेकर जाती है और बेटे को इसने आवारागर्दी करने के लिए छोड़ दिया है। हालांकि मेरी माँ अभय को हर तरह से रोकने की कोशिश करती थी, लेकिन अभय माँ के हाथ से निकल चुका था। वो अपनी मन मर्जी करता था। माँ अपने बच्चों को समझा सकती है, डांट सकती है, मार सकती है, लेकिन उनकी जान तो नहीं ले सकती ना। माँ ने मेरे भाई को सुधारने के लिए हर तरह की कोशिशों को अपना लिया था। अब जब वो सुधरने के लिए तैयार ही नहीं था तो फिर मेरी माँ क्या करती। फिर धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। मेरी लाख जिद करने पर भी माँ मुझे अपने साथ बंगले में नौकरी करने के लिए लेकर नहीं गई। फिर वो दिन आया जब हमारी एक बहुत बड़ी मजबूरी आने वाली थी। वो ये थी कि मेरी माँ पहले से ही बीमार रहती थी, लेकिन अब और ज़्यादा रहने लगी थी। हर रोज़ की तरह एक दिन अभय घर से बाहर था। हमें नहीं पता था कि वो कहाँ जाता है और कहाँ से आता है, मगर अब की बार वो पता नहीं कहाँ चला गया था। रात के 3 बज चुके थे, लेकिन अभय का कोई अता पता नहीं था। मेरी माँ परेशानी की वजह से जाग रही थी और मैं सो रही थी। मुझे नहीं पता था कि अभय घर में दाखिल नहीं हुआ। माँ ने मुझे जगाया और कहने लगी कि बेटी उठ जा, अभी तक तेरा भाई घर में नहीं आया, ज़रा पड़ोस में जाकर पता तो कर उसके साथ के लड़के अपने घरों में मौजूद है या नहीं। मुझे तसल्ली हो जाएगी कि वो उन लोगों के साथ है। मैंने माँ से झुंझलाते हुए कहा कि माँ, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं, आपका बेटा है, आप ही पता करो। माँ ने कहा कि बेटा ऐसा मत कह, वो तेरा भाई है, जा बेटा जाकर देख लेना कि वो कहाँ गया है। देख रात के 3:30 बज रहे हैं, वो अभी तक घर पर नहीं आया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि अभय घर पर नहीं आया हो। भले ही उसे घर आने में ज़्यादा रात हो जाती थी, लेकिन इतनी ज़्यादा कभी नहीं हुई थी। मैंने माँ को ये कहकर तसल्ली दे दी कि वो सुबह तक घर वापस आ जाएगा, अभी सुबह होने का इंतज़ार करो, और ये कहकर मैं सो गई थी। मगर मेरी माँ अपने बेटे की परेशानी की वजह से सारी रात जागती रही थी। धीरे धीरे दिन भी निकल आया था और अगले दिन के 9 बज गए थे। जब मैं सोकर उठी तो मैंने देखा कि अबे तो घर वापस आया ही नहीं है। अब मैं भी उसके लिए फ़िक्रमंद होने लगी थी। मैंने माँ से कहा, क्या वो अभी तक घर वापस नहीं आया? माँ कहने लगी कि पता नहीं कहाँ चला गया। बेटा तू जाकर देख कर आ उसके दोस्तों के यहाँ, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है।
मैंने माँ को तसल्ली दी और कहा कि वो आ जाएगा, मगर मेरे दिल में भी अब डर था कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वो देर रात तक घर वापस आ जाता था, मगर अगला दिन निकलने से पहले ही, आज तो अगला दिन भी निकल आया था। मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने आस पड़ोस के उसके साथ रहने वाले दोस्तों से भी उसके बारे में पूछ लिया। सारे ही दोस्त अपने अपने घरों में मौजूद थे, मगर मेरे भाई के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं था। मुझे अपने भाई को ढूंढते ढूंढते शाम का टाइम हो गया था। न उसकी कोई खबर, न उसके बारे में किसी को कुछ पता था, और ना ही हम उसके बारे में कुछ जानते थे। मैं माँ को और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। माँ को बंगले में काम करने के लिए भी जाना था, लेकिन आज उनकी तबीयत खराब हो रही थी। ऊपर से वो अपने बेटे के लिए फिक्रमंद हो रही थी। मैंने अभय को हर तरफ तलाश कर लिया था, मगर अभय का कुछ पता ही नहीं चल सका। फिर मैंने माँ को भी बता दिया, माँ मैंने उसको हर तरफ तलाश कर लिया, वो मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा। माँ तो अपने बेटे की फिक्र में ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी कि पता नहीं मेरा बेटा कहाँ चला गया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो इतने लंबे समय तक घर से बाहर रहा हो। पहले ही वो ज़्यादा घर में नहीं रहता था, लेकिन दोनों टाइम का खाना खाने तो वो घर में ही आता था। मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी उस दिन के बाद अभय का कोई पता नहीं चल सका, और ना ही वो खुद कभी घर वापस आया था। मेरी माँ जो पहले बीमार रहती थी, अब अपने बेटे की फिक्र में इतनी ज़्यादा बीमार रहने लगी थी कि बिस्तर से लग गई थी, और मेरे पास उनके इलाज के पैसे भी नहीं थे, और ना ही अपना पेट भरने के लिए कुछ था। एक रात माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। माँ को रुक रुक कर सांस आ रही थी, और उनकी ऐसी हालत देखकर मैं बहुत घबरा गई थी। मैं जल्दी से माँ को डॉक्टर के पास लेकर गई, तो वहाँ रिसेप्शन पर ही मुझे रोक लिया गया, और उन लोगों ने कहा कि सबसे पहले डॉक्टर की फ़ीस के पैसे दो, उसके बाद ही डॉक्टर साहब तुम्हारी माँ का चेकअप करेंगे। मैंने उन लोगों के आगे हाथ जोड़े और कहा कि प्लीज़ मेरी माँ का इलाज कर दीजिए। मेरे पास पैसों का कोई बंदोबस्त नहीं है। मैं और मेरी माँ अकेले हैं और बहुत ही गरीब हैं। मगर मेरी बात वहाँ सुनने वाला कोई भी नहीं था। वहाँ के लोगों ने मुझसे यही कहा कि तुम अपने किसी रिश्तेदार से या दोस्त से या फिर पास पड़ोसी से पैसे उधार लेकर डॉक्टर की फ़ीस जमा कर दो, इससे तुम्हारी माँ का ट्रीटमेंट हो जाएगा। लेकिन मैं जानती थी कि हमारी कोई मदद नहीं करेगा। हम आज के गरीब तो नहीं थे, रिश्तेदार हमारा कोई था नहीं, पड़ोसी हमसे कोई संबंध रखना नहीं चाहते थे। मैं बहुत परेशान हो गई। मेरा दिमाग चारों तरफ को घूम रहा था कि आखिर कौन ऐसा इंसान है जो मेरी माँ की मदद कर सकता है। फिर अचानक मेरे दिमाग में एक धमाका हुआ, और मुझे याद आया कि मेरी माँ जिस बंगले में नौकरी करती थी, वहाँ के मालिक तो बहुत अच्छे इंसान हैं। क्यों ना मुझे उनके पास मदद के लिए जाना चाहिए। मेरी माँ उनके घर की पुरानी नौकरानी है, वो ज़रूर मेरी माँ का इलाज करवा देंगे। मैंने अस्पताल के लोगों से रिक्वेस्ट की और कहा कि इतने आप लोग मेरी माँ को भर्ती करो, मैं 1 घंटे के बाद पैसों का बंदोबस्त कर लूँगी, आप लोगों को पैसे पक्का लाकर दे दूँगी। मगर कोई भी मेरी बात का यकीन नहीं कर रहा था। माँ एक तरफ बेहोश बेंच पर लेटी हुई थी, जैसे उनके शरीर में जान ही न हो। मगर जब मैं अस्पताल के स्टाफ के आगे गिड़गिड़ाकर रोने लगी, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम 1 घंटे के अंदर अंदर हमें पैसों का बंदोबस्त करके देती हो तो हम तुम्हारी माँ का इलाज कर देंगे। इन्हें यहीं छोड़ जाओ और तुम पैसों का बंदोबस्त करो, हम इन्हें एडमिट कर लेते हैं और डॉक्टर साहब से इनका चेकअप करवा देते हैं। मैंने उन लोगों से वादा किया कि मैं 1 घंटे के बाद पैसे ज़रूर लेकर आऊँगी, और फिर मैं उसी समय मालिक के बंगले में पहुँच गई थी। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि मालिक तो घर पर ही नहीं है, और वहाँ के नौकरों ने मुझे बताया कि वो तो शाम तक घर वापस आएंगे। मगर मैंने उनसे कहा कि मुझे उनकी मदद की बहुत ज़रूरत है। अगर उन्होंने जल्द ही मेरी मदद नहीं की तो मेरी माँ को कुछ हो जाएगा। वहाँ की एक पुरानी नौकरानी जो मेरी माँ को बहुत अच्छे से जानती थी, उन्होंने फ़ौरन ही मालिक को फ़ोन करके मेरी माँ की तबीयत के बारे में बता दिया, और साथ ही उनको ये भी बताया कि घर पर सुरेखा की बेटी आपका इंतज़ार कर रही है, क्योंकि उसे सुरेखा के इलाज के लिए पैसों की बहुत ज़रूरत है। उन्होंने फ़ोन पर मालिक को पूरी बात बताई, तो थोड़ी ही देर के बाद मालिक जब अपने घर में दाखिल हुए तो मैंने देखा कि उन्होंने मुझे सर से लेकर पैर तक बड़े गौर से देखा। मैं अचानक घबरा गई, तो उन्होंने कहा कि अरे बेटा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बताओ क्या परेशानी है। तो मैंने रोते हुए उनको सब कुछ बता दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि चलो मैं तुम्हारे साथ अस्पताल चलता हूँ। वो मुझे अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले गए, और उन्होंने मेरी माँ का इलाज का सारा खर्चा उठाया। माँ का इलाज शुरू हो गया तो मैंने सुकून का सांस लिया, और मालिक का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने वक्त पर आकर मेरी माँ की जान बचाने के साथ साथ मेरी बहुत बड़ी परेशानी को भी हल कर दिया।
मालिक तो वहाँ से चले गए थे, लेकिन जाते जाते कहकर गए थे कि वो कल को वापस आएंगे। अगले दिन तक मेरी माँ अस्पताल में भर्ती थी और मैं भी उनके साथ वहाँ पर मौजूद थी। मालिक अगले दिन दोबारा से माँ को अस्पताल में देखने के लिए आए तो उनके लिए ढेर सारे फल और जूस वगैरह लेकर आए थे। उन्होंने माँ से उनकी तबीयत के बारे में पूछा, जिस पर माँ ने उनका हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया। साथ ही मैं भी उनकी बहुत शुक्रगुजार थी। मालिक ने मेरे ही सामने माँ से एक ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई थी। पहले तो उन्होंने माँ से कहा कि तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब तो मेरा फ़र्ज़ बनता है। उन्होंने मेरी माँ को देखकर कहा, लेकिन अगर तुम मेरी एक बात मान लो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। माँ ने उनको चौंक कर देखा। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ, अपने राजीव के लिए इसे लेना चाहता हूँ, क्योंकि कल जब मैंने पहली बार तुम्हारी बेटी को देखा तो मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि तुम्हारी बेटी इतनी अच्छी भी हो सकती है। जो बेटी अपनी माँ की बीमारी से परेशान हो जाए वो अपने पति की बीमारी में उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगी, और तुम जानती हो कि राजीव की तबीयत ठीक हो जाएगी अगर कोई उसका अच्छे से ख्याल रखने वाला हो। एक मर्द का सबसे ज़्यादा ख्याल रखने वाली औरत उसकी माँ होती है और दूसरी उसकी पत्नी होती है, जो अपनी सेवा से उसका दिल जीत लेती है। मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है, तुम इस रिश्ते से इनकार मत करना। मैं जानता हूँ कि मेरा बेटा बीमार है, मगर किसी की अच्छे तरीके से उसको सेवा मिलेगी तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और उसका इलाज भी चल रहा है। माँ ने मालिक की बात सुनी और उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैं तो उन दोनों को इस तरह की बातें करते हुए छोड़कर माँ के कमरे से बाहर निकल आई थी और मन ही मन मुस्कुराने लगी थी और खुश हो रही थी कि मेरा रिश्ता इतने अमीर घर से आया है। मगर फिर जब मेरा ख्याल मालिक के बेटे राजीव पर जाता तो मुझे अफसोस हो जाता था कि वो तो हमेशा बीमार रहता है। थोड़ी देर बाद मालिक माँ के पास से उठकर चले गए थे। मैं जब वापस माँ के पास गई तो माँ ने कहा कि तेरी किस्मत जाग गई है बेटा, तेरे लिए मालिक ने खुद अपने बेटे का हाथ मांगा है। मैंने तो फैसला कर लिया है कि मैं तेरी शादी मालिक के बेटे के साथ करवा दूंगी। मालिक बहुत अच्छा इंसान है, तू वहाँ पर बहुत खुश रहेगी। वैसे भी मेरी ज़िंदगी का मकसद तो तुझे तेरी ससुराल में सुकून भरी ज़िंदगी देने का है, और वहाँ तो तू रानी बनकर रहेगी। मैंने सोचा मैं एक बार तुझसे तेरी मर्ज़ी पूछ लूँ, फिर उसके बाद मैं फ़ौरन ही मालिक से बात करूँगी। मैंने माँ से कहा, माँ ये बात ठीक है, लेकिन उनका बेटा तो ज़्यादातर बीमार रहता है ना। माँ कहने लगी, तो उससे क्या हुआ, तू अपने पति की खूब सेवा करना, वो ठीक हो जाएगा। मालिक अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं, अपनी जान से भी ज़्यादा। माँ की बात सुनकर मैं खुश हो गई थी और मैंने माँ से इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। माँ ने भी मालिक से अगले दिन कह दिया था कि वो अपनी बेटी की उनके बेटे के साथ शादी करने के लिए तैयार हैं। मालिक तो बहुत खुश हुए थे और उन्होंने माँ से कहा था कि अब तुम हमारी रिश्तेदार हो गई हो, इसलिए तुम्हें हमारे बंगले में नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें एक अच्छा सा घर दिलवा दूंगा जहाँ पर तुम आराम से रहोगी, और साथ ही वहाँ पर तुम्हारे लिए सारी ज़रूरत का सामान भी रहेगा और तुम्हारी सेवा के लिए एक नौकरानी भी रख दी जाएगी। माँ तो बहुत खुश हुई थी। हालांकि उन्होंने मालिक से मना किया था कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मालिक ने कहा कि तुम अपनी सबसे कीमती चीज़ मुझे दे रही हो, तुम्हारी बेटी हमारे घर आ जाएगी तो फिर तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं होगा, इसलिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रही थी कि सच में मालिक बहुत अच्छा इंसान है, जो कि अब मेरे ससुर जी बनने वाले हैं। इस तरह मेरी शादी बड़े ही सिंपल तरीके से मालिक के बेटे के साथ हो गई और अब मैं राजीव जी की पत्नी बन गई थी। राजीव जी, जिन्होंने शादी की पहली ही रात मुझे अपनी बीमारी के बारे में सब कुछ बता दिया था। दरअसल 10 साल पहले उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद वो ठीक तो हो गए थे, लेकिन एक्सीडेंट के दौरान उनके दिमाग में चोट आई थी, जिसकी वजह से हमेशा उनके दिमाग में दर्द रहता था और वो ज़्यादातर शांति में रहना पसंद करते थे। उन्हें बिल्कुल भी शोर शराबा अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि शोर की आवाज़ से उनके दिमाग में दर्द होता था। यही वजह है कि पिछले 10 सालों से उनका इलाज चल रहा है और उन्हें अकेले में ही रहना ज़्यादा पसंद है। मेरी उनके साथ शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन शादी के अगले ही दिन मेरे ससुर जी ने मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से समझा दिया था और कहा था कि अब राजीव की जिम्मेदारी तुम पर आ गई है। मैं नौकरों पर भरोसा नहीं करता, इसलिए अपने बेटे की सारी दवाइयाँ खुद लेकर आता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि राजीव के सारे काम तुम ही किया करो, क्योंकि एक पत्नी से ज़्यादा अच्छी देखभाल उसके पति की कोई नहीं कर सकता।
बेटा, मैं तो काम में ज़्यादा बिजी रहता हूँ, इसलिए अब मैं राजीव की सारी रिपोर्ट्स और उसकी दवाइयों का पर्चा भी तुम्हें दे रहा हूँ। राजीव की दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, आज ही जाकर उसके लिए दवाइयाँ ले आना। मैंने अपने ससुर जी की बात को बहुत अच्छे से समझ लिया था। मैं पढ़ी लिखी तो थी नहीं, मगर मैंने सोच लिया था कि मैं अपने पति को टाइम पर दवाइयाँ दिया करूँगी। मैं ज़्यादातर अपने कमरे से बाहर रहती थी, क्योंकि मेरे पति ज़्यादातर सोते रहते थे और उनको शांति पसंद थी। जब दवाई देने का समय होता या फिर उनको खाना देने का समय होता था, तभी मैं उनके कमरे में जाती थी। मेरे ससुराल में मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। फिर एक दिन अभय के बारे में भी पता चल गया कि वो जेल में है। वो चोरियाँ किया करता था, लेकिन इस बार जब उसने चोरी की थी, अब की बार वो पकड़ा गया और लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। ये बात मुझे उसके एक दोस्त ने बताई थी। मुझे अपने भाई की फिक्र तो हुई थी, लेकिन वो गलत काम पर उतर आया था। उसे सज़ा मिलनी बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मैंने इस मामले में खामोश रहना ही बेहतर समझा और अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताया। मेरे पति की दवाइयाँ जब ख़त्म हुई तो मैंने इस बारे में अपने ससुर जी को बताया, तो उन्होंने कहा कि बेटा, मैंने तो तुम्हें ये काम सौंपा है। उन्होंने फ़ौरन ही ड्राइवर को आवाज़ लगाई और उससे कहा कि आज तुम्हें गरिमा को अपने साथ लेकर जाना है। मैंने देखा था कि ड्राइवर ससुर जी की बात पर बड़ा ही खुश हो रहा था और फिर कुछ समय के बाद ही मैं ड्राइवर के साथ मेडिकल स्टोर से अपने पति की दवाइयाँ लेने के लिए चली गई थी। मुझे कहाँ जाना था, मेडिकल स्टोर कहाँ पर था, ये सब कुछ ड्राइवर जानता था, लेकिन मैं गाड़ी में बैठे बैठे नोटिस कर रही थी कि कई सारे मेडिकल स्टोर पीछे निकल गए और ड्राइवर मुझे पता नहीं कहाँ लेकर जाने लगा। फिर मैंने सोचा कि मेरे पति की दवाई इन छोटे मोटे मेडिकल स्टोर से थोड़ी ना आती होगी, बल्कि बड़े से मेडिकल स्टोर से आती होगी, जहाँ से अमीर लोग दवाइयाँ खरीदते होंगे। मैं खामोशी से बैठी रही। थोड़ी देर बाद वो मुझे एक बिल्डिंग जैसी जगह पर लेकर चला गया और उसने कहा कि भाभी जी, आप ऊपर जाइए, वहाँ आपको एक लड़की मिलेगी, वो आपको भैया जी की दवाई दे देगी। मैं उसकी बात को समझ गई और फिर जब मैं उस बिल्डिंग के अंदर गई तो वहाँ पर बहुत सारे कमरे बने हुए थे और एक लड़की भी मौजूद थी। वो मुझे एक कमरे में लेकर चली गई और उसने मुझे बैठने के लिए कहा। कहने लगी कि मैडम, मैं भी सर की दवाइयाँ लेकर आती हूँ। मैं कमरे में बैठकर उसके आने का इंतज़ार करने लगी और कमरे को चारों तरफ से देखने लगी। थोड़ी देर के बाद जब दरवाज़ा खुला तो मैं ये देखकर दंग रह गई कि दरवाजे से अंदर आने वाला इंसान वो लड़की नहीं बल्कि एक मर्द था और उसने कमरे के अंदर आते ही दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। ये देखकर मैं घबरा उठी और कहने लगी कि ये क्या हरकत है, तुमने दरवाज़ा क्यों बंद किया। मैं आगे बढ़ने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बेड पर पटक दिया और कहने लगा कि ज़्यादा नाटक मत करो लड़की। मैंने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और उस लड़की को आवाज़ देने लगी कि मुझे बचाओ, देखो ये कौन है और मेरे साथ क्या कर रहा है। मगर वहाँ उस बिल्डिंग में शायद कोई भी नहीं था और वो आदमी जो कमरे में दाखिल हुआ था वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा। उसने मेरे मुंह पर हाथ रख लिया और न जाने मुझे ऐसा क्या सूंघाया कि मैं धीरे धीरे बेहोश होने लगी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर मेरी आंखें पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। लेकिन जब मुझे होश आया तो मेरा शरीर बुरी तरह से दर्द कर रहा था। मैंने देखा कि मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ है। मैं घबरा गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैं वहाँ से भागने के लिए जैसे ही दरवाजे तक पहुँची तो मैंने देखा कि वो मेरे ससुर जी थे। उन्होंने अपनी कमर पर दोनों हाथ रखे और मेरी हालत देखकर हंसने लगे। कहने लगे कि तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हारे साथ जो हुआ है उसे तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। उनकी बातें सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। इसका मतलब ये था कि उन्होंने अपने ड्राइवर के साथ मुझे जानबूझकर वहाँ भेजा था और इस सब में वो शामिल थे। मैंने कहा, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। तो कहने लगे कि देखो, अगर तुम्हें अमीरों जैसी ज़िंदगी जीनी है, अपनी माँ को भी सुकून भरी ज़िंदगी जीते हुए देखना है, तो ये सब कुछ करना पड़ेगा। मैंने कहा, मैं तो आपको बहुत अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन आपने मेरे साथ ये सब कुछ किया, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि जिस इंसान ने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की वो कोई मामूली इंसान नहीं था, शहर का बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट डीलर था, तुम्हारी बहुत बड़ी कीमत देकर गया। उन्होंने अपने हाथों में पैसों की गड्डी लहराते हुए मुझसे कहा, मगर मेरा शरीर अभी भी पूरी तरह से डरा हुआ था। रोने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, मगर फिर भी मैंने अपने आप को बचाने के लिए ससुर जी से कहा कि मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी और आपकी एक एक हरकत के बारे में राजीव जी को बताऊंगी। उन्होंने फ़ौरन ही मेरे पास आकर मेरी गर्दन को अपने हाथों से दबाया और कहने लगे, अगर तुमने राजीव को बताने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा।
वही लड़की जो मुझे इस कमरे में लेकर आई थी वो उनके जस्ट पीछे ही खड़ी हुई थी। उन्होंने उसके पीछे हाथ बढ़ाया तो उस लड़की ने उनके हाथ पर एक मोबाइल रख दिया, जिसे दिखाते हुए मेरे ससुर मुझसे कहने लगे कि ये देखो, इस मोबाइल में तुम्हारी सारी हकीकत छुपी हुई है। अगर तुमने राजीव को कुछ भी बताया तो इसमें तुम्हारी वीडियो बन गई है, वही वीडियो जिसमें वो इंसान तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। उसमें सबसे ज़्यादा तुम्हारा चेहरा ही दिखाई दे रहा है। मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा और फिर इस तरह तुम बदनाम हो जाओगी। उन्होंने मुझे मोबाइल में वीडियो ऑन करके दिखाया तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, जिसमें मैं बेजान बिस्तर पर पड़ी हुई थी और वो मेरे साथ गलत कर रहा था। मैं रोते हुए उनके पैरों में गिर गई और कहा कि प्लीज़ आप इस सब को डिलीट कर दीजिए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा, जब जब मैं तुम्हें यहाँ भेजूंगा तुम्हें मेरे कहने पर आना होगा। मैंने कहा लेकिन मैं आपके बेटे की पत्नी हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? उन्होंने कहा कि तुम जैसी गरीब लड़की कभी भी मेरे बेटे की पत्नी नहीं बन सकती। ये बात ठीक है कि मैं गरीबों की मदद करता हूँ, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम पर मेरी नीयत ख़राब हो गई थी और मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें अपने घर की बहू बना लिया जाए, फिर इस तरह तुमसे अपना काम निकलवाना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये कहकर मालिक ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और वो लड़की भी, मगर मैं फूट फूट कर रो रही थी। इसका मतलब ये था कि उन्होंने अपने बेटे की शादी मेरे साथ करवाई तो ज़रूर थी, लेकिन मुझे अपने बेटे की पत्नी नहीं बनाया था, बल्कि अपने लिए पैसे कमाने का ज़रिया बना लिया था। मैं ये सब करने के लिए तैयार नहीं थी, मगर मेरे ससुर मेरी वीडियो वायरल कर देते, इसलिए मजबूर होकर हर बार जब जब मेरे ससुर मुझे उस बिल्डिंग में भेजने को कहते, मुझे जाना पड़ता था। अब ये सब मुझे हर रात करना पड़ता था। मैं अपनी इज्जत नीलाम करवा रही थी और ये सब कुछ मैं बहुत बड़ी मजबूरी में कर रही थी। मालिक ने मुझसे मेरी माँ का मिलना जुलना भी बंद करवा दिया था और मुझे कहा था कि मेरे बेटे के साथ भी तुम्हें कम समय बिताना है। मैं अपने पति को ठीक करने में जी जान लगा रही थी और मैंने देखा था कि मेरे पति धीरे धीरे ठीक भी होने लगे हैं, लेकिन मालिक ने मुझे तोड़कर रख दिया है। मेरा दिन मेरे पति के साथ गुजरता था और रात मालिक के अलग अलग कस्टमर के साथ। मैं चाहकर भी अपने पति को कुछ नहीं बता पा रही थी। मेरे चेहरे की हंसी तो गायब हो गई थी, मेरी आंखों में हमेशा आंसू रहते थे। मैं चाहती थी कि अपने पति को ये सब कुछ बता दूं, लेकिन फिर मुझे मेरे ससुर जी की ब्लैकमेलिंग याद आ जाती थी, जिससे वो मुझे हमेशा ब्लैकमेल करते रहते थे। मैं दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। मेरे पति को भले ही शांति पसंद थी, लेकिन सबसे ज़्यादा उन्हें मेरा साथ पसंद आने लगा था। वो रात को मुझसे कहते थे कि तुम कहाँ चली जाती हो, तो मैं ये कहकर उनसे अपनी जान छुड़ा लिया करती थी कि आपको ही तो शांति पसंद है, इसलिए दूसरे वाले कमरे में जाकर सो जाती हूँ। मगर उन्हें क्या पता था कि उनकी पत्नी के साथ क्या क्या हो रहा है। मैं अपने ससुर जी से हर बार यही कहती थी कि मुझे ये काम नहीं करना, मगर उनकी ब्लैकमेलिंग हर बार मुझे डरा दिया करती थी। मुझे याद आता था कि अगर मेरा वीडियो वायरल हो गया तो लोग मेरी माँ और मुझे पहले से भी ज़्यादा बुरा समझने लगेंगे। हालांकि हम दोनों माँ बेटी बुरी नहीं थे। और फिर यही सब कुछ चलता रहा और मेरी शादी को 3 महीने हो गए और इन 3 महीनों में एक दिन भी मेरी खुशी का नहीं गुजरा था। मैं बहुत उदास रहती थी और मेरा पति मुझसे मेरी उदासी की वजह पूछता रहता था और वो चाहता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ वक्त गुजारा करूं, क्योंकि उसे अपने पिता की पसंद पर गर्व महसूस होता था कि जिस दिन से उनके पिता ने मुझे उनकी ज़िंदगी में शामिल किया है, तब से ही उनकी तबीयत में सुधार आने लगा है। लेकिन मैं उन्हें क्या बताती कि उनका इतना अच्छा दिखने वाला पिता हकीकत में कैसा है, ये तो मैं ही जानती हूँ। वो ये काम अपने नौकरों की मौजूदगी में अपने घर में नहीं करवा सकते थे, इसलिए उन्होंने मुझसे ये काम अपने ऑफिस की बिल्डिंग में करवाया था। मैं ही नहीं बल्कि उनके कांटेक्ट में बहुत सारी ऐसी लड़कियां थीं जो मजबूरी की वजह से रात के समय उनके ऑफिस की बिल्डिंग के कमरों की रौनक बन जाती थी और अपनी इज्जत नीलाम करवाया करती थी। लेकिन मुझे हैरानी इस बात पर होती थी कि एक मुझे इस घर में अपने बेटे की पत्नी बनाकर ले आए और फिर मुझे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा हुआ था। मैं इस सब से बहुत तंग आ चुकी थी और कई बार मैंने सोचा था कि मैं इस बारे में अपनी माँ से बात करने की कोशिश करूं, लेकिन मालिक ने मुझ पर सख्त नज़र रखी हुई थी। मैं अपने पति के अलावा किसी दूसरे इंसान से बात भी नहीं कर सकती थी। लेकिन मेरे पति की कंडीशन काफ़ी हद तक ठीक हो गई थी और उनकी कंडीशन ठीक होने से मुझे इतना फ़ायदा हुआ था कि वो घर में इधर उधर टहलने लगे थे, घर से बाहर निकलने लगे थे। मेरे ससुर को वैसे भी अपने बेटे के लिए केयर टेकर की ज़रूरत थी। वो मुझे केयर टेकर के रूप में भी अपने बेटे की सेवा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। मुझे ऐसा लगता था
जैसे इस घर में आने के बाद मेरी ज़िंदगी से सुकून ख़त्म हो गया और फिर मुझे याद आने लगा कि काफ़ी समय तक तो मुझे मेरी माँ ने मालिक की नज़रों से बचाकर रखा था, लेकिन जब एक मजबूरी मुझे यहाँ तक ले आई और मैं मालिक की नज़रों में आ गई, यही मेरी बहुत बड़ी बदकिस्मती थी। मैं फूट फूट कर रोया करती थी। मालिक बहुत खुश हो रहा था कि उसके बेटे की कंडीशन ठीक हो रही है। एक दिन उसने मुझसे कहा कि तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, दिन में भी और रात में भी, लेकिन हाँ, याद रखना कि मेरे बेटे को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अगर मेरे बेटे को कुछ भी पता चला तो फ़ौरन ही मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा और तुम्हारी माँ को भी ऐसी मौत मरवाऊंगा, तुम देखती रह जाओगी। मैं उनके पैरों में गिरकर रोने लगी और उनसे कहा कि मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। आप क्या चाहते हो कि मैं आपके बेटे को छोड़ दूं? मैं आपके बेटे को भी छोड़ दूंगी, इस घर को भी छोड़कर चली जाऊंगी। मुझे किसी दौलत का लालच नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरी जान छोड़ दीजिए। मैं अपनी माँ के पास जाना चाहती हूँ। मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी में वापस लौटना चाहती हूँ, जैसे मैं पहले रहा करती थी। मगर मालिक का कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। अब तुम मेरे बेटे की नौकरानी होने के साथ साथ मेरे भी बहुत काम में आने वाली चीज़ हो। मैं तुम्हें कभी भी अपने हाथ से नहीं खो सकता। जितनी मजबूरी लेकर तुम मेरे पास आई थी, मैंने तुम्हारी इसी मजबूरी का तो फ़ायदा उठाया। ये कहकर मालिक हंसने लगा और उसने मुझसे कहा कि अब जाओ मेरे बेटे के कमरे में और उसका ख्याल रखो। और हाँ, आज रात तैयार रहना, आज रात शहर के एक बहुत बड़े नेता आ रहे हैं। मैंने उनको तुम्हारा फ़ोटो दिखाया तो तुम उनको बहुत पसंद आई हो। तुम्हारी खूबसूरती के चर्चे तो दूर दूर तक फैल गए हैं। अगर तुम अपनी खूबसूरती का फ़ायदा अच्छी तरह से उठाओ तो मैं तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा दूँ, लेकिन तुम्हें अपने टैलेंट की कदर ही नहीं है। ये कहकर मेरे ससुर जी वहाँ से जा चुके थे। लेकिन मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे ऐसी दौलत नहीं चाहिए थी जहाँ दौलत पाने के चक्कर में मुझे अपने शरीर को दांव पर लगाना पड़े। मैंने अपने आंसू साफ किए और मैं राजीव के कमरे में चली गई थी। आज ना जाने क्यों राजीव में मुझे बहुत ही बड़ा बदलाव नज़र आ रहा था। राजीव ने मुझसे कहा कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम बहुत परेशान हो। देखो, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझे बताओ। तुमने मेरा बहुत साथ दिया, तुम मेरी जीवन साथी हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। लेकिन मैं उनको चाहकर भी कुछ नहीं बता सकती थी। मैं खामोश रही और मुझे रात होने का इंतज़ार था। रात को तैयार होकर मैं अपना बेजान सा शरीर लेकर गाड़ी में बैठ गई थी। मेरी आंखों में आंसू थे और मैं सोच रही थी कि मैं सब कुछ और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे अपनी माँ से मिलना है, मगर मैं जानती हूँ कि मालिक ने मुझ पर सख्त पहरा लगाया हुआ है। वो मुझे कभी भी मेरी माँ से मिलने नहीं देगा और अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी या फिर उसकी मर्ज़ी के खिलाफ जाने की कोशिश की तो वो मेरी माँ और मुझे नुकसान पहुँचाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। लेकिन ये सब कुछ करना भी मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो गया। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी जान दे दूंगी, बस आज ये सब कुछ आखिरी बार है, इसके अलावा मैं कभी कुछ नहीं करूंगी। मैं अपने आप को और तकलीफ़ नहीं देना चाहती। मुझे नहीं पता था कि ये दौलत शोहरत सिर्फ एक तरह की चमक है, लेकिन इसके पीछे का राज बड़ा ही ख़तरनाक होता है। शायद ये दौलत शोहरत हम जैसे गरीब लोगों के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम लोग भले ही गरीब होते हैं लेकिन इज्जत से रहते हैं। हमें अपने आप को तकलीफ़ पहुंचानी तो नहीं पड़ती। मेरा दिल बुरी तरह से टूट चुका था। मैं गाड़ी से उतरकर मालिक की बिल्डिंग में चली गई थी और फिर से मुझे मेरे ससुर की सेक्रेटरी कमरे में ले गई। आज शहर का सबसे बड़ा नेता आने वाला था। मैं कमरे में बैठकर उसका इंतज़ार करने लगी। वो कमरे में आया और सबकी तरह उसने भी कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया। धीरे धीरे जब वो मेरे करीब आने लगा तो अचानक वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे पैरों तले से ज़मीन निकाल दी थी। कुछ ऐसा जिसके बारे में मुझे उम्मीद भी नहीं थी। दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। ऐसा लगा कि जैसे बाहर से एक से ज़्यादा लोग हैं। वो घबरा गया और मुझसे कहने लगा कि बाहर कौन है, तुमने किसको बुलाया है? मैंने कहा मैंने किसी को नहीं बुलाया। उसने मुझसे कहा तुम जाकर दरवाज़ा खोलो। मैंने कहा मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी, मगर दरवाज़ा इतनी तेज़ी में बज रहा था जैसे बाहर से कोई दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। धड़ाम से दरवाज़ा खुल गया और अंदर 2-3 पुलिस इंस्पेक्टर आए जिनके हाथ में बंदूकें थीं। उस आदमी ने अपने हाथ ऊपर कर लिए और फ़ौरन ही एक पुलिस इंस्पेक्टर ने उसके हाथ में हथकड़ियाँ पहना दी। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा, ये तुम क्या कर रहे हो? ये सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आखिर तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है? पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि तुम इस लड़की के साथ जो कुछ भी कर रहे हो उसकी खबर हमें पहले ही मिल गई थी और हमें बताया गया कि तुम इस लड़की के साथ गलत करने के लिए आए हो। माफ़ करना, हमें ऊपर से ऑर्डर है आपको अरेस्ट करने के,
मगर वो आदमी तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा कि तुम मेरी ताकत के बारे में नहीं जानते हो। मैं इसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर रहा था, ये यहाँ अपनी मर्जी से आई है। पुलिस इंस्पेक्टर ने मेरी तरफ देखा और कहा कि आपका बयान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं कुछ कहने ही वाली थी कि इतनी ही देर में मैंने देखा कि राजीव कमरे के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने बताया कि मैं पुलिस को लेकर आया हूँ। राजीव मेरे बराबर में आकर खड़े हो गए। उन्होंने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया और कहने लगे कि अब तुम पुलिस को सारी सच्चाई बता दो कि पापा तुम्हारे साथ ये सब कुछ कब से कर रहे हैं। मैं घबरा गई और शॉक्ड रह गई थी कि आखिर राजीव को ये सब कुछ कब से पता था और उन्होंने मेरी मदद की। ये मेरे लिए कोई चमत्कार से कम नहीं था। मुझे राजीव से हिम्मत मिली और मैंने पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया। उस नेता को तो अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन साथ ही साथ मेरे ससुर जी को भी अरेस्ट कर लिया गया था, जो ये सब मुझसे ही नहीं बल्कि कई सारी लड़कियों से करवा रहे थे, क्योंकि इस सब की सच्चाई किसी और से नहीं बल्कि मालिक के अपने बेटे राजीव ने ही खोली थी। मैंने राजीव से रोते हुए कहा कि आपको इस बारे में पता था? उन्होंने कहा कि हाँ मुझे पता था, लेकिन मैं अपनी बीमारी की वजह से इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता था, क्योंकि मुझे मेरे कुछ दोस्तों ने पापा के बारे में पहले ही बताया था, लेकिन मैंने कभी भी इस बात का यकीन नहीं किया। मगर जब तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल हुई तो तुमने मुझे ठीक कर दिया, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि मैं घर में इधर से उधर तुम्हें तलाश करता रहता था। तुमने मुझे जीना सिखाया, तुमने मुझे हिम्मत दी। आज मैंने तुम्हें पापा से बातें करते हुए देख लिया था, जब तुम पापा के पैर पकड़कर रो रही थी। मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली थी और फिर मुझे पता चला कि पापा ने तुम्हारा गलत फ़ायदा उठाया। वो तुम्हें पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर मुझसे रहा नहीं गया और मैं पुलिस को लेकर यहाँ आ गया, क्योंकि मैं अपने पापा को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। ये सारा धंधा मेरे पापा का है। पुलिस ने मेरे ससुर जी को भी उनके ऑफिस से अरेस्ट कर लिया। मेरे ससुर जी भी हैरान थे कि उनके बेटे ने अपने पिता के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाया, मगर राजीव मुझसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कहा कि तुम जैसी मासूम लड़की को ब्लैकमेल किया गया, तुम्हारे साथ गलत हुआ, तुम्हारे आरोपियों को सज़ा ज़रूर मिलेगी। उन्होंने अपने पिता को माफ़ नहीं किया, बल्कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई और आज मैं खुश हूँ कि मेरे आरोपियों को सज़ा मिल गई और मैं अपने पति के साथ हूँ। कुछ लोगों को लगता है कि वो जितना चाहे गलत करते रहें, कभी उनकी सच्चाई दुनिया के सामने खुलकर नहीं आएगी, मगर वो लोग ये भूल जाते हैं कि किसी के साथ बुरा करने वाला इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता। उसे उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलती है। मेरे ससुर ने हर तरह से कोशिश की कि उनका बेटा उन्हें बचा ले, मगर मेरे पति ने अपने पिता को नहीं बचाया। ऊपर वाले की कृपा से मेरे पति की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गई और अब मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।